रोहित तो ऑफिस की बातें घर में करते नहीं हैं, इसीलिए उनके ऑफिस में यदाकदा होने वाली पार्टियों का मेरे लिए बहुत महत्व है। ऑफिस की चटपटी बातों की जानकारी मुझे वहीं मिलती है। कोई भी पति अपनी कमज़ोर बात तो पत्नी को कभी नहीं बताता, लेकिन अपने सहयोगियों की बातें ज़रूर बता देता है। फिर वही रसीली बातें जब पत्नी पार्टी वगैरह में बाकी औरतों से शेयर करती है, तो बताने वालों की आंखों की चमक और सुनने वालियों की दिलचस्पी देखते ही बनती है। पिछले हफ्ते जो पार्टी हुई, उसमें अपने पति देव के कारण महिलाओं के आकर्षण का केंद्र मैं रही। तेरे रोहित का अकाउंट विभाग वाली चुलबुली सीमा से अफेयर चल रहा है। जरा होशियार हो जा। सबके बीच अपमानित करने वाली यह खबर सबसे पहले मुझे माया ने चटकारे लेकर सुनाई। इस खबर की पुष्टि जब छाया, नीता और रश्मि ने भी कर दी, तो शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। यह सच है कि इस खबर ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, पर मैं ऊपर से मुस्कुराती रही। उन सब की सलाह और सहानुभूति से बचने और एकांत में सोच विचार करने की खातिर मैं प्रसाधन कक्ष में चली आई। एक बात तो मेरी समझ में यह आई कि रोहित से झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कई मामलों में देखा था कि लड़ाई झगड़ा करके कई नासमझ पत्नियों ने अपने पतियों को दूसरी औरत की तरफ धकेल दिया था। ऐसा मामला समझाने और गिड़गिड़ाने से भी हल नहीं होता है। इसके भी मैं कई उदाहरण देख चुकी थी। वैसे भी मैं आंसू बहाने वाली औरतों में नहीं हूँ। उन दोनों के बीच चल रहे अफेयर की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हो गई है, इसका अंदाज़ा खुद लगाने के इरादे से मैं जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही मेरी नज़र में वे दोनों आ गए। हॉल के एक कोने में खड़े होकर दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अपने होठों पर बनावटी मुस्कान सजाए और लापरवाह सी चाल चलती मैं उन दोनों की तरफ बढ़ गई। मुझे अचानक बगल में खड़ा देख वे दोनों सकपका गए। मेरी समझ से इस बात ने ही दोनों के मन में चोर होने की पुष्टि कर दी थी। बहुत सुंदर लग रही हो सीमा, तुम्हारे सूट का रंग बहुत प्यारा है। मैंने यूं ही प्रशंसा कर उसे मुस्कुराने को मजबूर कर दिया। फिर मैं मुस्कुराते हुए उससे इधर उधर की बातें करने लगी। ये मेरे ही प्रयास का नतीजा था कि वह जल्दी ही सहज होकर मुझसे खुलकर हंसने बोलने लगी। रोहित को मेरे व्यवहार में कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आई, तो वे हमें अकेला छोड़कर अपने दूसरे दोस्तों के पास चले गए। अपने मन की चिढ़ और किलस को नियंत्रण में रख मैं काफ़ी देर तक सीमा के साथ हंसती बोलती रही। रोहित को उसके साथ अकेले में बातें करने का मौका मैंने उस रात उपलब्ध नहीं होने दिया। विदा लेने से पहले मैंने सीमा को अपने घर आने का न्योता कई बार दिया। उसने चलने से पहले बस एक बार मुझे अपने घर आने की दावत दी, तो मैं खुशी से झूम उठी। आने वाले दिनों में मेरा मन उदास सा रहा, पर मैंने सीमा की कोई चर्चा रोहित से नहीं छेड़ी। हफ्ते भर बाद मेरा जन्मदिन आया। घर के सारे लोग पार्टी में शामिल हुए, पर मैं सबके साथ हंसने बोलने का नाटक ही कर पाई। मुझे यूं उदास देखकर मम्मी जी ने 2 दिनों तक मेरे पास रुकने का फैसला कर लिया। वे जबान की तेज पर बहुत समझदार महिला है। हम दोनों ने 2 दिनों में ढेर सारी बातें की। जब वे लौटी तब तक मेरे अंदर जीने का नया उत्साह भर चुका था। आगामी शनिवार को रोहित 4 दिनों के लिए टूर पर शहर के बाहर चले गए और मैं रविवार की सुबह 11 बजे के करीब सीमा के घर अकेली पहुंच गई। अपने 4 वर्षीय बेटे आरव को मैंने मम्मी जी के पास छोड़ दिया। सीमा ने मेरा स्वागत मुस्कुराकर किया, पर मैंने उसकी आंखों में चिंता और उलझन के भाव को पैदा होते साफ साफ देखा। तुम्हें तो पता है कि रोहित टूर पर गए हुए हैं। मैंने सोचा आज कुछ समय तुम्हारे साथ बिताया जाए। मैं उससे किसी अच्छी सहेली की तरह बड़े अपनेपन से मिली।
आपका स्वागत है प्रीति दीदी। आरव को साथ क्यों नहीं लाई? हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम की तरफ ले जाते हुए उसने मेरे बेटे के बारे में पूछा। मेरी ननद मायके आई हुई है। आरव उनके दोनों बेटों के साथ खेलने गया है। आप क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? चाय चलेगी। मैं ज़रा लेट लूँ, लगता है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कमर झटका खा गई है। वह फ़ौरन मेरे लिए तकिया ले आई। मैं पलंग पर आराम से लेटी और वह चाय बनाने किचन में चली गई। हम दोनों ने साथ साथ चाय नाश्ता लिया। हमारे बीच जल्दी ही खुलकर बातें होने लगी। यूं ही गपशप करते 1 घंटा बीतने का हमें पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अचानक उसकी शादी के बारे में सवाल पूछने शुरू किए तो वह घबरा सी उठी। लव मैरिज करोगी या मम्मी ढूंढेंगी तुम्हारा रिश्ता? मेरे इस सवाल को सुनकर वह सकपका सी गई। देखो क्या होता है, उसकी आवाज़ में हकलाहट पैदा हो गई। तुम जैसी सुंदर, स्मार्ट और कमाऊ लड़की के आशिकों की क्या कमी होगी? किसी के साथ तुम्हारा चक्कर जरूर चल रहा होगा। बताओ ना उसका नाम। मैं उसके पीछे ही पड़ गई। वह बेचारी कैसे बताती कि उसका चक्कर मेरे पति के साथ चल रहा था। मैंने इसी विषय पर कुछ देर बातें करके उसकी बेचैनी और परेशानी का मन ही मन खूब आनंद लिया। उसकी खिंचाई का अंत तब हुआ जब मेरे मोबाइल पर 2 फ़ोन आए। पहला मेरी मम्मी जी का था और दूसरा मेरी किटी फ्रेंड सुमी का था। दोनों ही मेरा हाल चाल पूछ रही थी। अपनी कमर में आई मोच को लेकर मैंने दोनों के साथ बहुत देर तक बातें की। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता होगा कि मम्मी जी, ननद, निशी और तीनों बच्चे सीमा के घर आ धमके। बच्चे तो फौरन ही कार्टून चैनल देखने के लिए टीवी के सामने जम गए। मम्मी जी और निशी दी सोफे पर बैठकर मेरी कमर दर्द के बारे में पूछने लगी। आप मेरी ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र करती हो मम्मी। मेरा स्वर भावुक हो उठा था। लेकिन तू तो एक नंबर की लापरवाह है। 1000 बार तो तुझे समझाया ही होगा मैंने कि वजन कम करके अपने इस कमरे को कमर बना ले, पर तेरे कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती। मम्मी जी एकदम से भड़क उठी तो मैं झेपी सी सीमा की तरफ देखने लगी। सीमा का मम्मी जी से पहली बार आमना सामना हुआ था। उनकी कड़क आवाज़ सुनकर उसकी आंखों से डर झांक उठा था। रोहित भैया जब किसी सुंदर तितली के चक्कर में पड़ जाएंगे तभी भाभी की आंखें खुलेगी। निशी दीदी की इस टिप्पणी को सुनकर मम्मी जी और भड़क उठी। तेरे भैया की टांगे तोड़ने और उस तितली के पर काटने में मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। मेरे छोटे से मजाक पर इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है? ऐसी वाहियात बात तुम मुंह से निकाल ही क्यों रही हो? निशी दीदी बुरा सा मुंह बनाकर चुप हो गई। सीमा फर्श की तरफ देखते हुए अपनी उंगलियां तोड़ मरोड़ रही थी। मम्मी जी से आंखें मिलाने की शायद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मम्मी जी ने हम सबको लेक्चर देना शुरू कर दिया। आजकल की लड़कियों में ना समझ है और ना सब्र है। अपनी गृहस्थी बसाने में उनकी दिलचस्पी होती ही नहीं है। बस उल्टे सीधे इश्क के चक्करों में उलझकर बेकार की परेशानियों में फंस जाती हैं। जो रास्ता कहीं न पहुंचता हो उस पर चलने का कोई फायदा होता है क्या, सीमा बेटी? जी नहीं, सीमा ने मरे से स्वर में जवाब दिया। तो मेरे लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। तुम कब शादी कर रही हो? जल्दी ही। गुड। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा अब नहीं हैं और मम्मी बुआ के घर गई हैं। कब तक लौटेंगी? शाम तक। मैं ज़रूर आऊँगी उनसे मिलने। बहू, अब कमर दर्द कैसा है? क्या सारा दिन यहीं लेटे रहने का इरादा है? दर्द तो बढ़ता जा रहा है मम्मी, मैंने कराहते हुए जवाब दिया। क्या डॉक्टर को बुलाएं? नहीं मम्मी। तुम्हारे पास मूव क्रीम है सीमा? मैं अभी लाई। जान बचाने वाले अंदाज में उठकर सीमा अंदर वाले कमरे में चली गई। सीमा को ही मेरी कमर में मूव क्रीम लगानी पड़ी। सीमा को मम्मी जी जिंदगी की ऊंच नीच समझाए जा रही थी। निशी दीदी उनसे हर बात पर उलझने को तैयार थी। माँ बेटी के बीच चल रही जोरदार बहस को देखकर ऐसा लगता था कि इनके बीच कभी भी झगड़ा हो जाएगा। इन दोनों की तेज तर्रारी देखकर
सीमा की टेंशन बढ़ती जा रही थी। तभी किसी ने बाहर से घंटी बजाई। निशी दीदी दरवाज़ा खोलने गईं। वे लौटी तो मेरी किट्टी पार्टी की सहेलियां सुमी, रीना और खुशबू उनके साथ थी। ये तीनों बहुत ही बातूनी हैं। इनके आने से माँ बेटी की बहस तो बंद हो गई, पर कमरे के अंदर शोर बहुत बढ़ गया। अपनी नई सहेली से बड़ी सेवा करा रही हो प्रीति? सुमी ने आंख मटकाते हुए मजाक किया और फिर तीनों जोर से हंस पड़ी। प्रीति का दिल जीतकर हमारा पत्ता साफ ना कर देना सीमा। तुम हमारी भी अच्छी दोस्त बनो प्लीज़। खुशबू ने दोस्ताना अंदाज में सीमा का कंधा दबाया और फिर मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास बैठ गई। नई दोस्ती की नींव मजबूत करने के लिए हम गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ भी लाए हैं। रीना ने अपनी बात ऐसे नाटकीय अंदाज में कही कि सीमा हंसने को मजबूर हो गई। अपना अपना परिचय देने के बाद वे तीनों बेधड़क किचन में चली गई। जब तक सीमा मुंह के हाथ धोकर वहां पहुंची, तब तक उन्होंने चाय भी तैयार कर ली थी। बच्चों के लिए निशी दीदी ने फ्रिज में से जूस का डिब्बा निकाल लिया। कुछ देर बाद हम सभी जलेबियों और समोसों का लुत्फ़ उठा रहे थे। इतना ज़्यादा शोर सीमा के फ्लैट में शायद ही कभी मचा होगा। मेरी सहेलियाँ सीमा का दिल जीतने में सफल रही थीं। वह उनके साथ खूब हंस बोल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हम सब उसे लंबे समय से जानते हों। प्रीति, सीमा से दोस्ती करके एक फ़ायदा तो तुझे ज़रूर होगा। सुमी की आंखों में शरारती चमक उभरी। कैसा फ़ायदा? मैंने उत्सुकता दर्शाई। अब अगर तेरे रोहित की ऑफिस की किसी लड़की में दिलचस्पी पैदा हुई तो सीमा तुझे फ़ौरन खबर कर देगी। बात तो तेरी ठीक है सुमी। अपने ऑफिस में क्या तुम मेरी आंखें बनोगी सीमा? सीमा की तरफ देखकर मैंने बड़े अपनेपन से मुस्कुराई। सीमा के गाल एकदम गुलाबी हो उठे थे। वह जवाब नहीं दे पाई। उसने सिर्फ गर्दन ऊपर नीचे हिलाई और फिर टेबल पर रखी कप प्लेटें उठाने के काम में लग गई। टेबल की सफाई पूरी हुई थी कि मेरे ससुर जी मेरा हाल पूछने वहां आ गए। उनके आते ही सारा माहौल बिल्कुल बदल गया। वे बड़े रोबीले इंसान हैं। मेरी सब सहेलियों ने उनके पैर छुए। वे सब यूं चुप हो गई मानो मुंह में जबान ही ना हो। बहू, तुम घर चलने की हालत में हो या नहीं? उन्होंने गंभीर लहजे में मुझसे पूछा। चल लूँगी पापा जी, मैंने धीमे स्वर में जवाब दिया। इंसान को संभल कर चलना चाहिए ना। जी। डॉक्टर शर्मा को मैंने फ़ोन कर दिया है। उनसे दवा लिखवाते हुए घर जाएंगी। जी। यहाँ किसी खास काम से आई थी? सीमा से मिलने आई थी। जी। इससे नई जान पहचान हुई है। जी हाँ, ये उनके ऑफिस में काम करती है। सीमा बेटी, क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? नहीं अंकल जी, मम्मी साथ रहती है। पापा को गुजरे 4 साल हो गए हैं। उनकी नज़रों का केंद्र बनते ही सीमा घबरा गई थी। पापा नहीं रहे तो कोई बात नहीं, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो हमें बताना। अब हम चलते हैं। पापा जी खड़े हुए तो हम सब भी चलने की तैयारी करने लगे। पापा जी कमरे के बाहर चले गए तो मम्मी जी ने चलते हुए सीमा को सलाह दी। बेटी, जल्दी से शादी कर लो। उम्र बढ़ जाने के बाद लड़कियों को अच्छे लड़के नहीं मिलते। तुम्हें हम अपनी किटी पार्टी का मेंबर ज़रूर बनाएंगे। फ़ोन करती हूँ मैं बाद में तुम्हें। सुमी के इस प्रस्ताव का हम सभी सहेलियों ने स्वागत किया। तीनों बच्चे सीमा आंटी को थैंक यू कहकर बाहर चले गए। सबसे आखिर में मैं सीमा का सहारा लेकर बाहर की तरफ चल पड़ी। सीमा, इन सब का बहुत ज़्यादा खुल जाना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैंने मुस्कुराते हुए उससे सवाल किया। नहीं प्रीति दीदी, ये सब तो बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा जवाब देते हुए वह सहज होकर मुस्कुरा नहीं पाई थी। ये अच्छे लोग इस दुनिया में मेरे लिए बड़े हिमायती हैं। सीमा, मुझे अपने इन हिमायतियों का बड़ा सहारा है। इनके कारण ही मैं खुद को सदा सुरक्षित महसूस करती हूँ। कोई मेरी गृहस्थी की खुशियों को अगर नष्ट करने की कोशिश करे तो मेरे ये हिमायती मेरी ढाल बन जाएंगे। इनसे पंगा लेना किसी को भी बड़ा महंगा पड़ेगा। मेरी राह का कांटा
बढ़ने वाला इंसान समाज में अपनी इज्जत को दांव पर लगाएगा। मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तुम मेरी विश्वसनीय सहेली बनो तो मेरे ये हिमायती तुम्हारी भी ताकत बन जाएंगे। ढके छिपे अंदाज में उसे चेतावनी देते हुए मैंने अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। वह पहले झिझकी, फिर अब उसने समझदारी दिखाते हुए मुझसे हाथ मिला लिया। तब मैंने खुश होकर उसे प्यार से गले लगा लिया। मेरे सारे हिमायती बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सीमा का सहारा छोड़ मैं आराम से चलकर उनके पास पहुंची। मेरी कमर को तो झटका लगा ही नहीं था। आज सब कुछ हमारी पहले से बनाई योजना के अनुरूप ही घटा था। मैंने दायां हाथ उठाकर 2 उंगलियों से विजय चिन्ह बनाया तो मेरे सारे हिमायतियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। रेखा और गीता का ससुराल बहुत बड़ा था। दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी रेखा नौकरी करती थी और देवरानी गीता घर संभालती। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि रेखा जल्दी जल्दी अपने काम कर रही थी। गीता ने नाश्ता बनाया और रेखा ने सबको परोसा। उसके बाद रेखा ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। गीता ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने गीता से पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद गीता ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है, रेखा दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो गीता, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप से सफ़ेद नहीं हुए हैं। गीता से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको रेखा दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती हैं, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर किचन के आधे काम कर देती हैं ताकि मुझ पर ज़्यादा काम का बोझ ना पड़े। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे पति रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को रेखा दीदी ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो रेखा दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हों तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर हैं, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी यहाँ दाल नहीं गल पाई। रेखा शाम को सब्जी की थैली गीता को देते हुए बोली, सब्जी के साथ साथ तुम्हारी मनपसंद दही कचौरी भी है, पहले खा लो। बुआ जी ने अपना पासा अब रेखा पर फेंका। बुआ जी ने रेखा को आवाज़ दी, बड़ी बहू ज़रा यहाँ आना। वह बोली, रेखा तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में मुफ्त का खर्चा करती है, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर रेखा हंसकर बोली, क्या बुआ जी आराम? और गीता, उसे तो कहने पर भी वह आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वही तो करती है, और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा खुशी दिखाई देती है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसीलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसीलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है,
इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और लाने की हो तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उसकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं। इतना सब सुनकर बुआ जी की तो बोलती ही बंद हो गई। अंत में रेखा ने कहा, गीता मेरी छोटी बहन है और अपनी छोटी बहन के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। यह सब बोलना रेखा की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, लेकिन उनका रिश्ता दो सगी बहनों से ज्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं यह दोनों। पहले भी मैं एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। जीजी, अगर आपको इस तरह के कारनामे करने हैं तो भाई के घर से दूर ही रहिए। बुआ जी बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चली गईं, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वह आई थी। पर गीता और रेखा जैसी समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत ही मुश्किल था। तो दोस्तों, रेखा और गीता, इनकी जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।